नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से नामांकन भर दिया है। इससे पहले पार्टी ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, जिसके बाद सवाल यह उठने लगा था कि आखिर एन मौके पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार क्यों बदला है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राजनीति में 48 घंटे का वक्त बहुत बड़ा होता है। सियासत का यह सबक कन्नौज से चुनाव लड़ते लड़ते रह गए तेज प्रताप से बेहतर कौन जानेगा, जिन्हें हटाकर अब खुद अखिलेश यादव कन्नौज की लड़ाई में उतर गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि चौथे चरण के नामांकन के आखिरी तारीख से एक दिन पहले यह क्यों तय हो पाया कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। 21 अप्रैल तक इस पर सस्पेंस बरकरार था कि कौन चुनाव लड़ेगा। 22 अप्रैल को अखिलेश ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया, जिसके बाद कई सपा नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और उनके उम्मीदवार बदलकर खुद चुनावी मैदान में उतरने की अपील की। स्थानीय नेताओं का कहना था कि कन्नौज की आधी जनता तेज प्रताप को जानती तक नहीं है। इसके बाद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। कन्नौज में सपा से अखिलेश यादव और बीजेपी के सुब्रत पाठक के बीच टक्कर होगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर अखिलेश यादव के लिए कन्नौज की सीट इतनी अहम या कहें कि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। साल 1999 से 2019 तक कन्नौज सीट पर मुलायम परिवार का ही कब्जा रहा है। साल 1999 में मुलायम सिंह यादव कन्नौज की सीट से चुनाव लड़े थे। मुलायम सिंह के बाद एक उपचुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में इस सीट से 3 बार अखिलेश यादव ने फतह हासिल करी है। 2014 में अखिलेश ने यह सीट डिम्पल यादव को दे दी, जहां मोदी लहर के बावजूद वो यह सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने डिम्पल को हराकर समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में सेंध लगा दी। बीजेपी उम्मीदवार की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने बेहतर मुश्किल समझी जाने वाली सीट पर बीजेपी का परचम लहराया था, वह भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव और 3 बार की सांसद डिम्पल यादव को शिकस्त देकर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने पिछले 5 साल में सपा के गढ़ में जबरदस्त सेंधमारी की है। कन्नौज लोकसभा सीट के दायरे में आने वाली 5 विधानसभाओं में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम और करीब 16% यादव आबादी है, जबकि 15% ब्राह्मण और 10% राजपूत आते हैं। इसके साथ 39% में अन्य आते हैं। इसमें ज्यादा संख्या दलितों की है। तो वही सपा नेता रामगोपाल यादव कन्नौज को सपा का गढ़ बताते हुए अखिलेश यादव की जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार सपा उम्मीदवार को ये लूट, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताकर निशाना साध रहे हैं। अब भी गढ़ है, जो जीत गया वो उसकी फर्स्ट और लास्ट जीत। फितूर हो गया उनके दिमाग, वोल्ट ढीला हो गया उनके दिमाग। सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। देखो, हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है, हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? तो श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपने टिकटों को ताश के पत्ते की तरह पलटने का काम करती है। अगर श्री अखिलेश यादव जी को लड़ना था तो बीच में दूसरे प्रत्याशी को घोषित क्यों किया। लेकिन हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। 2019 का चुनाव श्री अखिलेश यादव जी स्वयं प्रत्याशी जरूर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी जब प्रत्याशी के रूप में लड़ती हैं तो वह नहीं लड़ती हैं, श्री अखिलेश यादव जी ही लड़ते हैं। 2019 का चुनाव सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी अगर वहां कोई हारा था तो वो श्री अखिलेश यादव जी हारे थे, समाजवादी पार्टी हारी थी। पूरा सैफई जो परिवार है इनका, वो पूरा परिवार हारा था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत बड़े अंतर से इस बार कमल खिलेगा। अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने से कन्नौज का मुकाबला रोचक हो गया है, जिसके बाद सबकी नजर इस सीट पर लग गई है। 2019 में बीजेपी यहां से डिम्पल यादव को हरा चुकी है। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुब्रत पाठक अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर देंगे, तो कई राजनीतिक विश्लेषक जातीय समीकरण को देखते हुए
चुनाव में बड़ा उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। पहले चरण में भी ये देखा गया था कि समाजवादी पार्टी पहले एक को टिकट देती है, फिर दूसरे को देती है, यानी कि अपने ही प्रत्याशियों को लगातार बदल रही थी। और यह सिर्फ एक जगह पर नहीं, कई जगह पर देखा गया। अब कन्नौज में भी ऐसी ही स्थिति नजर आई। पहले वो अपने भाई तेज प्रताप यादव को टिकट दे देते हैं और उसके बाद अब एन मौके पर आकर कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं, हम लड़ेंगे। यानी कि इतना असमंजस क्यों? आखिर क्या अखिलेश यादव कंफ्यूज है? और क्या तेज प्रताप यादव को टिकट देने के पीछे का कारण परिवार का दबाव था कि अखिलेश यादव पर दबाव बनाया जा रहा हो कि नहीं, तेज प्रताप को टिकट दीजिए? तो ये तमाम सवाल हैं जो इस सीट पर टिकट की अदला बदली को लेकर उठने लगे हैं और इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अंकित प्रधान जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। मनीष कुमार पाल जुड़ गए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। और राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। मनीष जी, आखिर इतने कंफ्यूज क्यों नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव कि पहले किसी और को टिकट देते हैं, फिर बदल कर किसी और को दे देते हैं? कन्नौज से भी पहले तेज प्रताप यादव को दिया और फिर अब कहा कि नहीं, चुनाव तो मैं लड़ूंगा। मनीष जी। और कंफ्यूजन नहीं, क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र में जो कार्यकर्ता है, उनकी मांग भी वहां प्रत्याशित किए जाते हैं। अब तो क्या पहले जनता ने मांग नहीं की थी कि अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाए, या अखिलेश यादव ने जनता की आवाज को पहले नहीं सुना था? नहीं था। फिर वहां जिसको प्रत्याशी बनाया गया, तेज प्रताप जी को, उनको प्रत्याशी बनाया, लेकिन वहां की जनता और वहां के लोग स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आए, कहे कि वहां से आप लड़ना चाहिए, वहां से आप लड़िए। उनकी मांग पे, प्रमुख मांग पे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला बदलना पड़ा, इसलिए वहां से वो लड़ने के लिए। लेकिन मनीष, जहां तक मैं समझता हूं तो शायद सर्वे होता होगा, ग्राउंड रिपोर्ट को जांचती होंगी पार्टियां, तब जाकर प्रत्याशी बनाया जाता होगा। तो क्या ग्राउंड रिपोर्ट को पहले जांचा नहीं गया था, समझा नहीं गया था, या उसको इग्नोर करके तेज प्रताप को टिकट दिया गया था? परिवार का दबाव तो नहीं था अखिलेश यादव पर? ग्राउंड रिपोर्ट तो क्षेत्र में जो पदाधिकारी था उनसे तो मांगी जाती ही है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का लड़ने का कोई प्लान नहीं था लोकसभा चुनाव की। क्षेत्र की जनता और जो वहां के पदाधिकारीगण हैं, वो सारे लोगों की मांग पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन बीजेपी तो इस बात को लेकर ये आरोप लगा रही थी कि अखिलेश यादव डर गए हैं, इसीलिए चुनावी मैदान से भाग रहे थे, और आपने भी कहा कि पहले कोई मन नहीं था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षेत्र चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं, तो मजबूरी तो नहीं है? अखिलेश यादव की मजबूरी तो नहीं है अब? हार निश्चित है, इसलिए उनकी बौखलाहट है, वो कुछ भी बोल देंगे। नहीं, चुनावी मैदान से तो अखिलेश यादव दूर जा रहे थे ना मनीष जी? चूंकि वो विधानसभा में उन्होंने जो दूर जा रहा हो बौखलाहट उसको कहेंगे, या जो चुनावी मैदान में खड़ा हो उसको बौखलाहट कहेंगे आप? तो दूर तो अखिलेश यादव जा रहे थे ना। आपने कहा कि जनता ने जबरदस्ती बुलाया या आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलाया तब वो आए हैं, तो दूर अखिलेश यादव जा रहे थे? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी विधानसभा में सदस्य हैं, तो वो एक उनका प्रतिनिधित्व था। नहीं, तो ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है कि वो इससे पहले भी विधानसभा में सदस्य रहे लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा में सदस्य रहे तो फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा था कि पहली बार ऐसा हो तो इसलिए बहुत बड़ी असमंजस में हो कि मैं कैसे विधानसभा छोड़ूं, कैसे लोकसभा लड़ूं। जनता की मांग पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं और जनता ही वहां की चुनाव उनको जिताएगी। चलिए राघवेंद्र जी, इनका कहना है कि जनता की आवाज पर ही अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं और वही चुनाव जिताएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा उमंग और उत्साह बीजेपी में नजर आ रहा है अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में आने से।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं सपा का ये फेल्योर है। वो पहले उनको लगता था कि हम किसी को भी लड़ा के, कन्नौज हमारी पारंपरिक सीट है, हम लड़ा के जीत लेंगे। लेकिन इधर जब डिम्पल यादव को हराया माननीय सुब्रत पाठक जी ने, तो जो एक वेव आई है वहां से, तो ये कार्यकर्ता यहाँ के, ये इनकी मांग नहीं है, कार्यकर्ताओं का भय था कि इन सुब्रत पाठक जी को हराना किसी के बस की बात नहीं है। अगर भाई साहब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको लग रहा है कि मैं अगर आ जाऊंगा तो सुब्रत पाठक को मैं हरा दूंगा। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि सुब्रत पाठक जी हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेके आज राष्ट्रीय हमारे प्रदेश महामंत्री हैं, और सबसे छोटे सबसे कम उम्र के वो जिला अध्यक्ष किसी समय में रहे हैं। वो बहुत रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं और जन जन को जानते पहचानते हैं। यहाँ यह देखना आवश्यक है कि देखिए अभी हमारे उप मुख्यमंत्री सुब्रत पाठक तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए पहले तेज प्रताप के साथ मुकाबला था। हाँ, राघवेंद्र जी एक और पॉइंट रख रहा हूं कि सुब्रत पाठक तो ये भी कह रहे हैं कि पहले जो तेज प्रताप के साथ मुकाबला था तो ऐसा लग रहा था कि नेपाल के साथ हिंदुस्तान लड़ रहा हो, लेकिन अब है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लड़ाई हो रही है। बिल्कुल उनका इशारा कहीं ना कहीं इस चुनाव को जिस प्रकार से सांप्रदायिकरण करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते रहे हैं, वो अगर यहाँ से वो चुनाव सुब्रत पाठक जी उनको हराएंगे तो निश्चित तौर पे आगे चल के भविष्य में सपा को अपना राजनीतिक जो पैरामीटर है उसको भी बदलना पड़ेगा, और वो तभी इस मैदान में आगे भविष्य में टिके रह पाएंगे, ऐसा सुब्रत पाठक जी का कहना है। सुब्रत पाठक जी जानते हैं कि जब पिछली बार डिम्पल यादव को हराया था मैंने, तब भी अखिलेश यादव जी ही लड़े थे। ऐसा नहीं है कि डिम्पल यादव जी इंडिविजुअल लड़ी थी और वहां से कोई मतलब नहीं। कहीं न कहीं मैं ये भी देख रहा हूँ, लेकिन राघवेंद्र जी बड़ा छोटा सा अंतर था। तो वो राघवेंद्र जी जो स्टार प्रचारक के रूप में जाना चाह रहे हैं, उसी कन्नौज में फंस के रह जाएंगे। राघवेंद्र जी बड़ा छोटा सा अंतर था 2019 के चुनाव की जीत और हार में। पूरे 13,000 वोट का भी अंतर नहीं था, 12,800 कुछ के आसपास का अंतर था। और 2014 में जब डिम्पल यादव जीती थी तो तब भी 19-20 हजार के आसपास का अंतर था। तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो ऐसे में उलटफेर होना यह नहीं कि बहुत बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए खतरा तो नजर आ रहा होगा, चुनौतियां तो नजर आ रही होंगी अखिलेश यादव के आने से। मेरी लड़ाई नेपाल से है, लेकिन अब भारत पाकिस्तान से कहने का जो सेंस है, उसके पीछे भी आप उसके पॉलिटिकल व्यू को समझने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं ये अखिलेश जी के लिए आगे चल के चुनावी परेशानी पैदा करने वाला है। ये राष्ट्रीय नेता है और ये इनको राष्ट्रीय कैंपेन करने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो यानी कि राघवेंद्र जी आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पाकिस्तानी है और ये चुनाव हारेंगे। अखिलेश यादव को पाकिस्तानी कह रहे हैं आप? नहीं, आप कह रहे हैं। नहीं, आप ही ने, सुब्रत पाठक ने अभी कहा ना, मैं तो उन्हीं की बात को कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की लड़ाई है, तो मतलब दूसरा वाला तो पाकिस्तानी होगा, तभी तो ये बात कही जाएगी। जिस प्रकार से देखिए सपा इस चुनावी मैदान में है, और सपा कहीं ना कहीं दावा करती है कि हम मुस्लिमों के मसीहा हैं और मुस्लिमों के दम पे ये चुनाव जीतेंगे, तो अगर वो कह रहे हैं सुब्रत पाठक जी ने कहा है, क्या बीजेपी मुसलमानों के दर्द को नहीं समझती? जी, बीजेपी मुसलमानों के दर्द को नहीं समझती? नहीं, बिल्कुल समझती है। ये तो अपने अधिकार को जताने वाली बात है। बीजेपी ने तो सदैव कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो फिर आप अखिलेश यादव पर मुसलमानों के साथ होने को लेकर आरोप क्यों लगा रहे हैं? अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ इस आधार पे इनको चुनाव हरा देंगे, इसलिए मैं अखिलेश यादव इसमें अंकित जी देख रहा हूँ। ठीक है अंकित जी, कन्नौज का चुनाव 2019 में तब भी टफ हुआ जब समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में लड़ रहे थे, लेकिन इस बार बसपा नहीं है, इस बार कांग्रेस साथ में है। तो चुनौतियां बढ़ गई हैं या घट गई हैं? और शायद आपकी तरफ से अनम्यूट है, वो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए अंकित जी। नहीं, आप सही है। हाँ ठीक है, आ रही है आवाज आपकी। जी जी आ रही है आवाज। जी अंकित जी बताइए। तो क्या चुनौतियां घट गई हैं या बढ़ गई हैं? क्योंकि 2019 में सपा और बसपा ने साथ चुनाव लड़ा था, तब भी डिम्पल यादव हार गई थी।
इस बार बसपा भी साथ नहीं है, कांग्रेस साथ में है, तो चुनौतियां घटी हैं या बढ़ी हैं अखिलेश यादव के लिए? देखिए, चुनौतियां पूरे देश में ही घटी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सपा पार्टी हो या कोई और भी दल हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज युवा समझ रहा है कि उन्हें नौकरी चाहिए। अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, ये जय श्री राम कहते रहेंगे, मुद्दों से भटकाते रहेंगे। बीजेपी की आदत है हिंदू मुसलमान करता रहेगा। आज ये देश को ही, आज ये जो विपक्षी पार्टियां उनको ही ये पाकिस्तान बता रहे हैं। तो इनके मुद्दा, ये लोग मुद्दे भटकाने वाले लोग हैं। इनके पास ये कभी रोजगार पर बात नहीं करेंगे और नौकरी पर बात नहीं करेंगे, पेपर लीक पर बात नहीं करेंगे। ये बीजेपी आरएसएस वाले करते ही इस चीज पे इनकी दुकान चलती है। अब लोग समझ रहे हैं। आप देखिए, वेस्ट यूपी में 110, पूरे देश में 110 सीटों पर अभी चुनाव हुआ है। उसमें आप देख अगर आपको लगता है कि इतना ही आसान है और युवा अगर समझ रहा है चुनौतियां आपकी खत्म हो गई हैं, चुनौतियां बीजेपी के लिए बढ़ गई हैं, तो रायबरेली, अमेठी और कन्नौज में इतना कंफ्यूजन क्यों था? देखिए, आप एक चीज देख लीजिए, कंफ्यूजन कुछ नहीं था उन सीटों पर। ये पार्टी का डिस्कशन होता है, अपने अंदर के नेताओं की बात हुई, किसको डिस्कशन में वो समझ में आता है कि बड़े मंथन के बाद किसी का नाम सामने लाया जाता है। कंफ्यूजन तब होता है जब एक के नाम का ऐलान कर दें, फिर उसका बदल कर दूसरे का नाम सामने रखें, उसे कंफ्यूजन कहते हैं। अंकित जी, आप ये देखिए, दिल्ली में आप ये देखिए, बीजेपी ने दिल्ली में 6 टिकट काटे हैं। उस पर तो आप सवाल नहीं करते। नहीं, देखिए अंकित जी, ऐसे जवाब देने से आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सवाल मैं पहले दिन कर चुका था। हाँ, सुन लीजिए, जिस दिन बीजेपी की पहले लिस्ट जारी हुई थी उस दिन का मेरा डिबेट देखना, यही सवाल था मेरा बीजेपी से। तो इसलिए वो वाली बात तो आप छोड़ दीजिए कि मैंने क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है, और मुझे किससे क्या पूछना है। आपसे सवाल किया है, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। जी बताइए। हाँ, तो मेरा सवाल यही था कि आखिर कंफ्यूजन इतना क्यों है? लगता है कि समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन है कि किसी को टिकट दे दिया, फिर दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया, उसी जगह से बदल बदल कर। देखो, थोड़ा जाति समीकरण बनाना पड़ता है, पार्टीज की अपनी मजबूरी होती है, कुछ लीडर्स को समझाना पड़ता है। कुछ क्षेत्रीय, आप देख लीजिए, मेरठ में भी तीसरी बार टिकट काट के दिया। पहले भानु, हाँ, तो क्या यही तो मैं पूछना, यही मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या अखिलेश यादव अपने नेताओं की मंशा को नहीं समझ पा रहे हैं, जातीय समीकरण नहीं समझ पा रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां सामने हैं, और किसी को भी पहले टिकट दे दिया, फिर लगा रहे उसके विरोध में आवाज है तो दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया। देखिए, उसमें ऐसा होता है कि पार्टी के हो सकता है शीर्ष नेतृत्व ना पता हो, लेकिन जब पार्टी के सभी नेताओं को बैठकर बात होती है, लास्ट में बात होती है, तो उसमें ये निकाला जाता है कि कैसे हम अपने कैंडिडेट को जिता सकें। इसलिए पार्टी ने अखिलेश यादव जी को कन्नौज से टिकट दिया है और अखिलेश यादव जी सीट जीत कर आएंगे। तो क्या अखिलेश यादव चुनावी मैदान में इसलिए आ रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेरित कर सके कांग्रेस पार्टी को भी अमेठी और रायबरेली के लिए? जी बिल्कुल। आप मान रहे हैं कि अखिलेश यादव आ रहे हैं तो अमेठी में फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में होंगे? जी हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। राहुल गांधी अभी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है पार्टी अभी डिसीजन उनका भी दे दे। ठीक है मनीष जी, उनका कहना है कि ये तो अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो गया है, पहले तो सिर्फ नेपाल से था, यानी कि अखिलेश यादव आए तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से टक्कर होगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं लड़ने का। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, जय श्री राम, यही सब करके चुनाव मैदान में आए हैं। इनके पास मुद्दा, इनको बेरोजगारी पे करने के लिए बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे कोई बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे कोई बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करेंगे। सिर्फ इनको पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जय श्री राम। तो शिक्षा पर समाजवादी पार्टी बात करती है? इनके पाकिस्तानी कह देने से हम पाकिस्तानी थोड़ी हो जाएंगे। नहीं, मेरा सवाल दूसरा, मैंने बदल दिया इसीलिए सवाल। मनीष जी, मैं पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी शिक्षा पर बात करती है क्या? करती है। हमारा जो, मुझे तो याद है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव ने यह बात कही थी कि नंबर काटो मत बांटो, तो क्या वो शिक्षा नीति थी? जी, आपको भी याद होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनसे पहले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तो कहा गया था कि बोर्ड के एग्जाम में नंबर काटो नहीं बांटो। तो ये शिक्षा नीति थी कि कोई सही करे या गलत, लेकिन नंबर बांट दो, किसी को फेल मत करिए। नहीं, जो
जो बच्चे पढ़ने में क्या कहते हैं, जो अपने एग्जाम देते हैं, जो उनको जिस हिसाब से उन्होंने अपना क्वेश्चन किया है, उसका प्रश्न का उत्तर लिखा है, उस हिसाब से उनको नंबर दिया गया है। मनीष जी, इस बात को तो आप भी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे ना कि नंबर काटो नहीं बांटो का मतलब क्या होता है। और वो वाला समय आपको भी याद होगा, आपके आस पड़ोस के बच्चे भी रहे होंगे उस समय पर एग्जाम में, कि कैसे कैसे बच्चे पास हुए हैं, किस तरह की स्थिति थी, यूपी बोर्ड का किस तरह से मजाक बना दिया गया था। मजाक तो इस सरकार में भी बना है। अच्छा, तो आप नहीं देखिए, इस सरकार में बना है ये बात अलग है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार शिक्षा पर बात नहीं करती, समाजवादी करती है ना, तो मैं उस पर पूछना चाहता हूं कि क्या ये नीति थी शिक्षा की कि हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड की परीक्षा में कहा जाए कि नंबर काटने नहीं है बांटने हैं, सबको पास करना है। भाई, नंबर काटने का मतलब ये होता है, जैसे कभी लीजिए कोई प्रश्न किसी माइनस मार्किंग वाला होता है सवाल, उस पर कहा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अच्छा, तो बांटने का मतलब क्या होता है? चलिए, काटने का आपने समझा दिया, बांटने का और समझाइए। बांटने का मतलब भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर कहा होगा कि भाई माइनस मार्किंग में जिसका नंबर मान लीजिए। आपको लगता है कि यूपी बोर्ड में माइनस मार्किंग होती है? कैसी बात कर रहे हैं मनीष जी? यूपी बोर्ड में कब से माइनस मार्किंग होने लगी? मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं, मेरे समय पे तो नहीं थी। पर में जो है उसके तो नंबर देगा, वो कहने पे थोड़ी दे देगा। दोबारा बताइए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं थी, दोबारा बताइएगा, क्या कहा आपने अभी? मनीष जी। हेलो। हाँ जी, अभी आपने क्या कहा, दोबारा से बताइएगा, आवाज नहीं आई। कहने का मतलब हमारा ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने से नंबर न कटेगा न बटेगा, जो भी अपना लिखा है पेपर में जो। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब आप ही की पार्टी की सरकार थी तब आप ही के पार्टी की मुखिया की कहीं नहीं चलती थी, वो क्या नीति बना रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं थे। इसीलिए आप कह रहे हैं ना कि मुखिया जी ने अगर कुछ कहा तो वो माना थोड़ी गया होगा, यानी कि आपका इतना भी कंट्रोल नहीं था। मनीष जी, वो किस चीज के उस पे राष्ट्रीय का ये आपको पूछना चाहिए था उस समय। उस समय पर मैं पत्रकार नहीं था ना, वरना पूछता ये बात। आपको पूछना चाहिए था उस समय, पूछना चाहिए था। चलिए, अब तो आप पता नहीं बात ही बिना सिर पैर की करने लगे हैं, क्योंकि जवाब आप भी जानते हैं कि सच क्या है, जवाब आप दे नहीं पा रहे, मुझे पता है। राघवेंद्र जी, उनका कहना है कि सिर्फ राम मंदिर पर बात करेंगे, हिंदू मुसलमान पर बात करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बात करेंगे, उसके अलावा आपके पास मुद्दे नहीं है। पार्टी के ऊपर ये कहते हैं कि शिक्षा की बात नहीं कर रही है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में ही मेरी जानकारी में 53 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो उसमें बच्चे ही पढ़ने जा रहे हैं। 53 ही नए नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, वहां नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खुले हैं। ये कहीं ना कहीं चिकित्सा शिक्षा, चाहे इंजीनियरिंग हो क्षेत्र, चाहे यूपी बोर्ड के अभी नई शिक्षा नीति लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया है, और वो धीरे धीरे प्रोसेस में है, और संभवतः इस बार पूरी प्रक्रिया में आ जाएगा। अगर सरकार बनती है तो कहे और शिक्षा में सुधार करने की जरूरत है, और होगा भी। अभी मनीष जी बता नहीं पा रहे हैं कि वो उस समय जो है क्या सिस्टम था, और मनीष जी उस समय के ही पास आउट है जी। और रही बात इसकी कि जो आपने कहा कि ये आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। हाँ। हम तुष्टीकरण की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। हम तो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेके आए हैं। हम उस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप हमारे मैनिफेस्टो पे चुनाव आइए, हमसे डिबेट करिए, मैनिफेस्टो पे आइए, हमसे भिड़िए। आप क्यों छोटी छोटी बातें करते हैं, समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अंकित जी जवाब दीजिए, आप हाथ उठा रहे थे, जवाब दीजिए। जी, राघवेंद्र जी ने कहा कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए और इतने इंस्टीट्यूट बना दिए, अगर ये एक कॉलेज दिखा देना तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा। सिर्फ इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने उनके नाम बदलने का काम किया है, ये झूठ बोलते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, बात मूंछ तक आ गई है। उन्होंने कहा कि अगर आप एक भी कॉलेज दिखा दे तो मूंछ कटवा देंगे। इनकी दुकान चलने के लिए ये झूठ बोलते हैं। राघवेंद्र जी मैं प्रूफ ही ले रहा हूँ,
राघवेंद्र जी से। हाँ, राघवेंद्र जी। इन्होंने नाम निकलने वाला है, लास्ट ईयर चल रहा है। अंकित जी, अंकित जी, इन्होंने नाम बदलने का काम किया है। मैं प्रूफ ही ले रहा हूँ, मैं उनसे प्रूफ ही ले रहा हूँ। कौन सा मेडिकल कॉलेज आपने खोला था जिसका मैंने नाम बदल दिया हो? आप एक बताइए। मैंने सबसे ज्यादा नहीं, उनका कहना है कि आपकी सरकार में कौन कौन से कॉलेज खुले हैं, अगर आप एक भी कॉलेज का नाम बता देंगे तो वो अपनी मूंछें कटवा लेंगे। आप बताइए हमें। मेरे जनपद में ही शासकीय मेडिकल कॉलेज बेल्हा प्रतापगढ़ में है, और उसका आप क्यों झूठ बोल रहे हैं यार? सर्च कर लीजिए। मैं आपको स्वागत है यार राघवेंद्र जी, वो तो बोलिए जो चीजें हैं, मुद्दों पर तो बात करें। रोटी तो आप भी खाते हैं, 140 किलो मसूर की दाल पिछले 8 साल से है। क्या आप, अगर हम हिंदू हैं तो आप हमें दे दीजिए 50-60 रुपए किलो मसूर की दाल, मुसलमानों को दे दीजिए, या झूठ पे झूठ ही परोसेंगे आप? नहीं, उनका कहना है कि बेला प्रतापगढ़ में कॉलेज खुला है। अब ये आप बताइए खुला है नहीं खुला है? वो तो कह रहे हैं खुला है। नहीं साहब, एक लाल पटेल शासकीय मेडिकल कॉलेज 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ जनपद में चल रहा है। ये जुमलेबाजी ये लोग करते हैं। ठीक है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन कन्नौज में अब अखिलेश यादव ने अपना नामांकन भर दिया है। अब चुनावी मैदान में अखिलेश यादव हैं। एक तो 2019 की डिंपल यादव की हार का बदला लेने के लिए अखिलेश यादव तैयार हैं। अब देखना यह होगा कि उस बदले की आग को किस तरह से धधका रहे हैं अखिलेश यादव, और 4 जून को यह पता लगेगा कि आखिर जनता क्या तय कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि जनता की पुकार पर ही अखिलेश यादव आए हैं, तो जनता कितना पुकार रही थी, कितना उनकी किस्मत में क्या तय करेगी, 4 जून को पता लगेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।